हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है कैंसर के ऊपर। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का टॉपिक है ये। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसका टॉपिक है। थोड़ा मुझे कोल्ड है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हो सकता है थोड़ी मेरी वॉइस आपको ठीक ना आ रही हो। पहली चीज़ आती है कैंसर। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुन के बड़ा बड़ा इंसान घबरा जाता है। किसी को अगर पता चल जाए कि उसको कैंसर है तो आदमी वैसे ही डिप्रेशन में आ जाता है। पर कैंसर है क्या? अगर मैं बात करूं तो क्या चीज़ है कैंसर, पहले ये समझते हैं है क्या। देखिए, नॉर्मली जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, वो ऐसे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ये सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के। तो जैसे ही ये सेल आपस में कांटेक्ट में आएंगे, जैसे कि मान लो सेल ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, सेल की एक साइकिल होती है, समझ लो आप। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, पूरा डिटेल नहीं जाएंगे। सेल ग्रो करता है, सेल डिवाइड करता है और सेल मर जाता है। तीन चीजें हैं, सेल ग्रो करता है, सेल डिवाइड करता है और सेल मर जाता है। तीन चीजें करता है सेल। ठीक है, अब सेल मान लो ग्रो करेगा, तो अब सेल मान लो ग्रो करना स्टार्ट किया। ये ग्रो कर रहा है, ये वाला भी ग्रो कर रहा है, नीचे वाला भी, और ऊपर वाला भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जब ये ग्रो करेंगे, जब ये बड़े होंगे सेल, तो ये आपस में कांटेक्ट करेंगे। अब अगर ये नॉर्मल सेल्स हैं, अगर ये नॉर्मल सेल्स हैं, अगर ये नॉर्मल सेल्स हैं, तो जैसे ही ये कांटेक्ट करेंगे, ये ग्रो करना इनका रुक जाएगा, ये ग्रो नहीं करेंगे अगर ये नॉर्मल है तो। बट अगर इनके अंदर कैंसर है, अगर ये कैंसरस सेल है, तो क्या होगा? ये ग्रो करते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं, ये ग्रो करते ही जाएंगे। ठीक है, अब ग्रो करेंगे। मान लो ये कैंसरस सेल है, अब ये नॉर्मल नहीं है, ये सेल मान लो कैंसर वाला है, तो क्या करेगा? ग्रो करता जाएगा, ग्रो करते जाएंगे, ये भी ग्रो करते जाएंगे, इसके ऊपर ग्रो करेंगे, ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, तो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ग्रो करते जाते हैं, वो रुकना भूल जाते हैं। नॉर्मल सेल क्या हुआ, जैसे ही ग्रो करेगा, और जैसे ही मान लो ये सेल है और एक ये सेल है, नॉर्मल सेल है, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही टच में आएंगे ग्रो करना रुक जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये नॉर्मल सेल की एक क्या है, एक क्वालिटी है, नॉर्मल सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, लेकिन जो कैंसर वाले सेल हैं वो क्या करते हैं, वो कांटेक्ट होने के बाद भी वो ग्रो करते ही जाते हैं, वो आगे भूल जाते हैं कि हमें रुकना भी है। ठीक है, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, और बाकी जो नॉर्मल सेल्स है ना, इनको आउट नंबर कर देते हैं। आउट नंबर मतलब इतने ज्यादा हो जाते हैं क्वांटिटी में कि ये जो नॉर्मल सेल्स हैं ये इनके मुकाबले बहुत कम रह जाते हैं। अब फिर प्रॉब्लम क्या करेंगे? ट्यूमर बना देते हैं। एक बड़ा सा मान लीजिए आपका हाथ है, यहां पे मान लो मेरे कैंसर हो गया, तो कैंसर सेल ग्रो करते जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और फिर क्या करेंगे? जितने भी यहां पे मेरे जो भी नॉर्मल टिश्यू है और जो भी अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, जिस भी एरिया में, उसका काम नहीं करने देंगे। जो नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी का, उसको डिस्टर्ब कर देंगे। आसपास के जो भी सेल्स हैं, अब जब कैंसर हो जाएगा तो मान लो ये कैंसर वाले सेल हैं, ये मान लीजिए कैंसर वाले सेल हैं, तो जो आसपास के नॉर्मल सेल होंगे ना, उनका खाना भी छीन लेंगे। बड़े भूखे रहते हैं कैंसर वाले सेल, इसीलिए आपने देखा होगा जिनको कैंसर होता है उनका वेट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैंसर वाले सेल सारा खाना खुद ले लेते हैं, सारा खाना खुद खींच लेते हैं, बड़े लालची होते हैं। और जो नॉर्मल सेल्स हैं वो स्टार्व करते रहते हैं, बेचारे भूखे मर जाते हैं। ठीक है, तो कैंसर एक तरीके की इनहिबिटेड ग्रोथ है। ठीक है, अनइनहिबिटेड ग्रोथ, सॉरी, मतलब इसमें ग्रोथ होती जा रही है, होती जा रही है, रुक नहीं रही। नॉर्मल सेल कैसे करता है? नॉर्मल सेल रुकता है। मैंने बताया ना, सेल के तीन वो रहते हैं। नॉर्मल सेल करेगा, आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा और मर जाएगा। नॉर्मल सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा और मर जाएगा। लेकिन जो कैंसर वाले सेल हैं ये ग्रो करते ही जाते हैं, ये मरना भूल जाते हैं। नॉर्मल सेल मरता है, नॉर्मल सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है, मरता है। कैंसर का सेल मरना भूल जाता है, वो डिवाइड करता ही जाता है। ठीक है,
ग्रो करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, मरना भूल जाता है। ठीक है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ है कैंसर सेल में। क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर में, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये खत्म हो जाता है। नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा एक चीज बताऊं, कैंसर नॉर्मली सोचते हैं लोग कैंसर एक डिसीज का नाम है। कैंसर एक डिसीज का नाम नहीं है, बहुत सारी 100 से ज्यादा डिसीजेस का जब ग्रुप बनता है उसको कैंसर बोलते हैं। कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीज है, इसको बोला जाता है एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज। ठीक है, बहुत ही एक कैंसर सर्जन है, इंडियन ही है, यूएस में रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बुक भी लिखी कैंसर के ऊपर, सिद्धार्थ मुखर्जी। अगर नाम सुना है तो ये गूगल कर लेना नाम, सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है, तो उन्होंने बुक लिखी थी कैंसर के ऊपर, वो कैंसर सर्जन है, कि एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज। क्या मतलब है इसका? सारी बीमारियों का राजा। तो कैंसर को सारी बीमारियों का राजा बोला जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अपने आप में एक डिसीज नहीं है। बुक्स में तो आपको लिखा हुआ है कैंसर एक डिसीज है, ठीक है, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि 100 डिसीजेस का जो ग्रुप होता है, मोर देन 100 डिसीजेस का ग्रुप जो है उसको कैंसर बोला जाता है, अपने आप में एक बीमारी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये सब पेपर में नहीं आने वाला कहीं। इसमें होता क्या है, अब जैसे मैंने क्या बोला, देखो सेल ग्रो कैसे करता है, सेल डिवाइड कैसे करता है, डीएनए की वजह से। देखो ये मान लो सेल है आपका, ठीक है, नॉर्मल सेल है, सेल के अंदर आपके डीएनए पड़ा है, ये मान लो डीएनए, ठीक है, ये डीएनए। अब डीएनए क्या है? डीएनए एक तरीके का सेल का दिमाग है। हमारी बॉडी में दिमाग होता है ना, बताता है ये करना है, ये करना है, ये करना है आपको। डीएनए आपके सेल का दिमाग है, ये सेल है, ये पूरा सेल है, अंदर डीएनए है। तो डीएनए बता रहा है सेल को कि तुझे ग्रो करना है, तुझे डिवाइड करना है, तुझे मरना है, ये सब डीएनए ही बता रहा है। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है, ये जो डीएनए है ना, इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसमें कुछ म्यूटेशन आ जाते हैं, ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है डीएनए के लेवल पे, जो जीन्स के लेवल पे डीएनए आता है, जो सॉरी जीन्स के लेवल पे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, डीएनए पे तो यही तो जीन्स डीएनए के तो बने होते हैं, तो डीएनए के लेवल पे चेंजेस आ जाते हैं। तो जब डीएनए के लेवल पे चेंजेस आ जाएंगे सेल यहां पे, तो मैंने बोला ना सेल नॉर्मली क्या करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है और मरता है। और ये सब कौन बताता है? सेल को डीएनए बताता है कि तू ग्रो कर, तू डिवाइड कर, तू मर जा। लेकिन अगर इसका डीएनए ही अफेक्टेड हो जाए तो फिर क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो ग्रो करता ही जाता है, मरता नहीं है। तो ये इसलिए कैंसर में जो प्रॉब्लम है वो डीएनए के लेवल पे, जीन्स के लेवल की प्रॉब्लम है कैंसर। इसीलिए आपको बहुत जगह दिखाई देगा लिखा हुआ कैंसर इज अ डिसीज ऑफ जीन्स, कैंसर इज अ जेनेटिक डिसीज। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कैंसर डीएनए के, जब डीएनए अफेक्ट हो जाता है तब कैंसर होता है, डीएनए के लेवल पे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है इसको ट्रीट करना। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं आपको, पेपर में कुछ नहीं पूछे जाने वाला आपसे, एग्जाम के हिसाब से खाली बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है और कैंसर सेल में ग्रो करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, रुकते नहीं है, और ग्रो करके क्या बना लेते हैं, ट्यूमर बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आते हैं। अब ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे यहाँ ट्यूमर बन गया, ठीक है, ट्यूमर क्या लंप सा होता है, लंप सा होता है, बड़ा सा फोड़ा सा बन जाएगा समझ लो, ठीक है, बड़ी सी गांठ सी बन जाएगी। अब मान लो यहीं रहे और पूरी बॉडी में फैले ना, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ठीक है, तो क्या हो गया, इसका मतलब कि ये ट्यूमर कैसा है, बिनाइन ट्यूमर है, मतलब ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर का मतलब ये है कि ये ट्यूमर कैंसरस नहीं है, इसमें कैंसर नहीं है, ये यहीं का यहीं है, ये कहीं फैल नहीं रहा, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो सारे ट्यूमर नुकसानदायक नहीं होते, ऐसा नहीं किसी को ट्यूमर है तो उसको कैंसर ही है, नहीं, सारे ट्यूमर कैंसरस नहीं होते। तो जो बिनाइन होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं, पूरी बॉडी में फैलेंगे नहीं। कैंसरस कौन से होते हैं? मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब ही कैंसरस होता है। ये क्या करते हैं, मान लो यहां पे मेरे लंप हुआ, और अगर एक मैलिग्नेंट है, कैंसरस है, तो क्या होगा, बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाएगा। बॉडी में फैलेगा कैसे, वो कैंसर सेल मेरे ब्लड में आ जाएंगे और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाएंगे, और जब ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो इसको बोलते हैं मेटास्टेटिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेटिस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मेटास्टेटिस। वैसे बता देता हूं, कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, 1, 2, 3, 4। तो मेटास्टेटिस ज्यादातर कैंसर स्टेज 3 से स्टार्ट होता है।
अगर हम बोलेंगे किसी बंदे को स्टेज 1 या स्टेज 2 का कैंसर है तो अभी चांसेस हैं कि मेटास्टेसिस हुआ नहीं है। अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में है तो यानी कि कैंसर फैल चुका है, फिर वो मेटास्टेसिस वाली स्टेज में आ चुका है। ठीक है, अब एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिनाइन कैंसरस नहीं होते, मैलिग्नेंट कैंसरस होते हैं और ये पूरी बॉडी में फैलते हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। कुछ केसेस में बिनाइन थोड़ा हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो जो हार्म होता है वो लोकली होता है। जैसे अगर ज़्यादा बड़ा लंप हो जाए यहाँ तो आसपास की चीज़ों को अफेक्ट करेगा, आसपास जो मेरे जो टिश्यू है, जो ऑर्गन है, उसको उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में अफेक्ट कर सकता है। तो सिर्फ कुछ केस में, माइनॉरिटी ऑफ केसेस में, स्पेशली अगर आपके ब्रेन में हो जाए, भले ही ट्यूमर बिनाइन भी है, ठीक है, कैंसरस नहीं है, लेकिन अगर ब्रेन में हो जाएगा बड़ा सा तो ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है, तो उस केस में फिर सर्जरी से वो ट्यूमर निकाला जाता है। ठीक है, बट आपको ये सिर्फ एक्स्ट्रा बताया मैंने, बस आप ये ध्यान रखो, बिनाइन कैंसरस नहीं होता, ठीक है, नॉन कैंसरस होता है, इसमें कैंसर नहीं फैलता, मैलिग्नेंट ही है जो कैंसरस है और पूरी बॉडी में फैलता है। ठीक है, अब कॉजेस की बात करें, कैंसर होता कैसे है। अब इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज हैं। एक तो हो सकता है कि आपको इनहेरिटेड हो, आपके फैमिली में किसी को कैंसर हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर होते हैं एनवायरमेंटल कॉजेस, कि एनवायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो जो चीज़ें एनवायरमेंट में होती हैं, जिसके टच में आने से या जिसके आसपास आने से हमें चांसेस होते हैं कैंसर होने के, उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। मैं लिख देता हूं, ठीक है, कार्सिनोजेंस। कार्सिनो मतलब कैंसर, जेन मतलब जनरेट करने वाला। तो जो जिन चीजों से कैंसर होता है हमें, उन्हें बोलते हैं कार्सिनोजेंस। अब एग्जांपल के लिए आप देख लो, जैसे कि स्मोकिंग क्या है? कार्सिनोजेनिक है, इसलिए हर जगह लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। तो स्मोकिंग क्या है? कार्सिनोजेनिक है। अब और कॉजेस देखते हैं किन किन वजहों से कैंसर होता है। एक्सरे कैसी हैं? आयोनाइजिंग रेज होती हैं। दो तरह की रेज होती हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग वो होती है जो आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। आयोनाइजिंग आपकी बॉडी को डैमेज पहुंचाती है। नॉन आयोनाइजिंग कंपैरेटिवली बहुत कम डैमेज पहुंचाती है। ठीक है, वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। आयोनाइजिंग वो होती है जो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, सेल्स के लेवल पे आके फिर डीएनए तक को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, ये होती है आयोनाइजिंग, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ठीक है, तो एक्सरे क्या है? आयोनाइजिंग रेज है। एक्सरेज क्या है? आयोनाइजिंग रेज हैं, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। फिर गामा रेज। गामा का नाम सुनते हैं आपको ये ध्यान आएगा कि जैसे कि जापान पे बम गिरा था, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था, तो उस टाइम पे जो रेज निकली थी, गामा रेज निकली थी, 1945 के आसपास गिरा है बम। लेकिन आज तक कहते हैं वहाँ पे जो लोग पैदा होते हैं उस एरिया के आसपास, उनके डीएनए उनका अफेक्ट हो चुका है गामा रेज की वजह से, क्योंकि ये आयनाइजिंग है और अभी तक कैंसर देखा जाता है। मतलब जो बच्चे भी वहाँ हो रहे हैं, कितनी आगे बच्चे हो रहे हैं जो उनको भी कैंसर हो रहा है। तो उनकी जो गामा रेज है न्यूक्लियर बॉम्ब की, इतनी ज़्यादा, जो न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटा था, एटॉमिक बॉम्ब फटा था, तो जो गामा रेज निकली थी उसने इतना ज़्यादा डैमेज किया। तो गामा रेज क्या है? कैंसर कॉजिंग है। यूवी रेज कहाँ से आती हैं? सनलाइट से। ठीक है, अब सनलाइट से जो रेज आती हैं वो इतनी ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है, वो स्किन से ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएगी। होती तो आयोनाइजिंग है, बट पूरी तरह हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकती, जैसे कि एक्सरे और गामा रेज है। ठीक है, इतनी पावरफुल नहीं है, स्किन के आगे नहीं जा पाती, सॉरी, स्किन से ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी। तो इसलिए जो भी यूवी रेज से हमें कैंसर होता है ना, मैक्सिमम स्किन कैंसर होता है। ठीक है, स्किन कैंसर होता है, ये सन से होता है। ठीक है, स्मोकिंग मैंने आपको कॉज बता दिया है। अब आता है ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, जेनिक मतलब जिससे कैंसर हो रहा है। तो कुछ वायरस भी ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। कुछ वायरस भी ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। मतलब कुछ आपको वायरस ने आपकी बॉडी पे अटैक किया तो हो सकता है वो कैंसर भी कर दे। कैसे करता है वायरस? क्या करता है वायरस? आपके सेल के अंदर चला जाता है और यहाँ डीएनए के अंदर चेंजेस कर देता है। वायरस आएगा, ये वायरस आ गया, आपके सेल के अंदर डीएनए को चेंज कर देगा, और जब डीएनए चेंज हो जाएगा तो कैंसर हो ही जाएगा, क्योंकि डीएनए में चेंजेस का मतलब यहाँ म्यूटेशन आ गया। जो वायरस इसलिए कर सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन फिर डेंजरस हैं। ठीक है, कौन कौन से वायरस हैं? HPV, ह्यूमन पेपिलो वायरस। ठीक है, फिर है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ज्यादातर ये इन्फेक्शन होता है कहाँ का? ये वायरस अफेक्ट करता है आपके लिवर को। ठीक है, लिवर को अफेक्ट करता है। लेकिन कुछ केसेस में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से देखा गया है
कि लिवर का कैंसर भी हो जाता है। इनफैक्ट यूएस में मैं भी पढ़ रहा था, अराउंड लेस देन 50% जो कैंसर होते हैं लिवर के, वो इसी वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये वायरस नॉर्मली लिवर को अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ केसेस में इसकी वजह से लिवर कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये एक चीज होती है प्रोटो ऑन्कोजेंस और ऑन्कोजीन, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो समझ लो क्या चीज है। प्रोटो ऑन्कोजेंस क्या होते हैं? आपके डीएनए में, डीएनए में जीन्स होते हैं भाई, डीएनए होता है, डीएनए के में जीन्स है, मान लो जीन्स लगे हैं, नॉर्मली ह्यूमंस में 25 से 30 हजार जीन्स है। ठीक है, तो मान लो डीएनए में जीन है, तो जो जीन होता है प्रोटो ऑन्को जीन्स हमारे नॉर्मली सारे सेल्स में, ये नॉर्मल जीन्स है, ये खराब जीन्स नहीं है, ये हमारी बॉडी में हर सेल में ये जीन है प्रोटो ऑन्कोजेंस। जैसे आपका डीएनए, डीएनए पे जीन होता है, तो प्रोटो ऑन्कोजेंस नॉर्मली नॉर्मल जीन है, कोई खराब जीन नहीं है। कितने जीन होते हैं ह्यूमंस में? 25 से 30 हजार के आसपास होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आप चेक कर लेना, लगभग इतने ही होते हैं। तो प्रोटो ऑन्कोजेन एक नॉर्मल जीन है जो आपके डीएनए में। ठीक है, अब क्या होगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल ग्रोथ के लिए और सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, लेकिन मान लो इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, मान लो आप स्मोक ज्यादा करते हो, या मान लो आप एक्सरे या गामा रेस के ज्यादा टच में आ गए, ज्यादा कांटेक्ट में आ गए, तो हो सकता है कि आपका ये जो प्रोटो ऑन्कोजेन जीन है, जो कि एक नॉर्मल जीन है, इसका काम क्या था? सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन कराना। नॉर्मल था अभी तक, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने स्मोक ज्यादा करना स्टार्ट किया, या जैसे ही आप इन कार्सिनोजेंस के कांटेक्ट में आए, तो हो सकता है कि ये प्रोटो ऑन्कोजेन नॉर्मल जीन आपका ऑन्कोजीन बन जाए। ऑन्कोजीन वो होता है जिससे कैंसर होता है। ऑन्को का मतलब ही कैंसर होता है, ऑन्को का मतलब ही कैंसर होता है, जीन का ठीक है, ऑन्को का मतलब कैंसर है, तो ये वो जीन है जो कैंसर कॉज करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल जीन प्रोटो ऑन्कोजीन आपका कैंसर कॉजिंग जीन बन जाता है। कब बनेगा ये? लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, ये तभी बनेगा जब किसी कार्सिनोजेन के कांटेक्ट में आ रहा है या उस एनवायरमेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। प्रोटो ऑन्कोजेन नॉर्मल जीन होता है, यही जीन कन्वर्ट हो जाता है फिर ऑन्कोजीन में। ठीक है, सारे केसेस में ऐसा नहीं होता कि जो ऑन्कोजीन बनेगा ये प्रोटो ऑन्कोजीन से ही बनेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ केस में ऑन्कोजीन जो बनता है, ये कैंसर कॉजिंग जीन जो बनता है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन से ही बनता है। ये नॉर्मल जीन है, हमारे सारे सेल्स में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बता दिया आपको। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि डिटेक्शन और डायग्नोसिस पे आते हैं, कि कैसे डिटेक्ट करते हैं। मान लीजिए कैंसर हो गया है, तो कैसे डिटेक्ट करेंगे? एक तो होता है बायोप्सी। आपने बायोप्सी में क्या होगा, उस एरिया का थोड़ा सा पार्ट निकाल लेंगे आपका, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, जो एक पैथोलॉजिस्ट होगा, डॉक्टर होता है पैथोलॉजिस्ट भी, तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर उसको बैठ के डिटेक्ट करेगा, देखेगा कि कैंसर वाले सेल है कि नहीं इसके अंदर। तो पहला तो हो गया बायोप्सी। ठीक है, दूसरा हो गया एक्सरे। जी हाँ, एक्सरे, अब आप सोचोगे एक्सरे कॉज भी करती हैं और एक्सरे डिटेक्शन में भी काम आती हैं। जी हाँ, ये काम आती हैं। ठीक है, फिर होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी एक तरीके की एक्सरे ही है। ठीक है, लेकिन पावरफुल है उससे काफी। तो सीटी स्कैन, इसमें भी एक्सरे का यूज होता है, तो ये भी हेल्प करता है हमें डिटेक्ट करने में कैंसर को। ठीक है, फिर होता है एमआरआई। ठीक है, एमआरआई में क्या यूज होता है? इसमें मैग्नेट्स यूज होती हैं, मैग्नेट्स यूज होती हैं। अब एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं किस साल में था, ये पूछा हुआ था कि कैंसर के डिटेक्शन में सबसे सेफेस्ट कौन सा है तरीका है कैंसर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन के लिए इन चारों में से सबसे सेफेस्ट तरीका कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इन चारों में से सबसे सेफेस्ट तरीका कौन सा है कैंसर के डिटेक्शन के लिए? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ लोगों को मैंने बोला कैंसर एक बहुत तक इनहेरिटेड भी होता है। ठीक है, आपके फादर को, मदर को, या पेरेंट्स को, किसी को, दादा दादी को, नाना नानी को, किसी को और कैंसर था, तो आपकी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। जैसे कि एंजेलिना जोली, ठीक है, हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसने अपनी ये टेस्टिंग करवाई थी जीन की, तो उसको मालूम पड़ा कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसमें एक जीन होता है रिस्पॉन्सिबल, BRCA जीन। ठीक है, ये सब आपको याद नहीं रखना, सिर्फ बता रहा हूँ। तो एंजेलिना जोली को जैसे ही मालूम पड़ा कि यार उसकी उसको प्रोबेबिलिटी हाई है कैंसर होने की, उसके पीछे इनहेरिटेड है। ठीक है, उसने अपना फिर ब्रेस्ट को कटवा दिया। ठीक है, उसने रिमूव करवा दिया ब्रेस्ट को पहले ही। तो ये उसने एक प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए किया ताकि आगे उसको हो ना जाए। ठीक है, तो उसने ये जीन टेस्टिंग से उसे मालूम पड़ा कि वो ऐसे जीन्स कैरी कर रही है कि जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कैंसर होने की। बहुत लोग आपने देखा होगा लाइफ लॉन्ग स्मोक करते हैं, लाइफ लॉन्ग एल्कोहल करते हैं, एल्कोहल पीते हैं,
तो अल्कोहल पीने से भी चांसेस बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कैंसर होने की। बहुत लोग आपने देखा होगा 100 साल जी लेते हैं, अल्कोहल भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर नहीं होता। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे, ना दारू पी रहे हैं ना सिगरेट पी रहे हैं, फिर भी उनको कैंसर हो गया। क्यों? वहाँ पे जीन्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। तो अगर आपके ऐसे पीछे किसी को है ही नहीं, पूरे आपके पूरे एंसेस्टर्स में किसी को नहीं है, ना मदर साइड में ना फादर साइड में, तो आप बहुत अच्छे जीन्स को लेके ब्लेस्ड हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके अगर जीन्स अच्छे हैं तो आप ये सब काम करना स्टार्ट कर दो, स्मोक करना स्टार्ट कर दो, अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दो। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि यार वो बंदे को देखो, उस बंदे ने तो वो तो कुछ नहीं करता, उसको कैंसर हो गया, वो सब कुछ करता है, उसको तब भी नहीं हुआ, 100 साल जी गया। वहाँ उसके बहुत स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं, ठीक है। उस और जो दूसरा आदमी था उसके अनफॉर्चुनेटली जीन्स उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ है तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो जीन्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, टाइप्स बता दूं। टाइप्स मतलब क्या है कि जहां से कैंसर ओरिजिनेट होता है उसके हिसाब से उसको 4 टाइप में डिवाइड किया है। तो पहला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर वो होता है जो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो आपकी बॉडी में पूरी कवरिंग है ना, हमारी पूरी बॉडी में जो कवरिंग है, ऑर्गन्स के राउंड कवरिंग होती है, लेयर होती है ना, टिश्यू कवरिंग जो होती है, स्किन भी है, ठीक है। स्किन भी एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू है, और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड भी जो भी टिश्यू कवरिंग है, लेयरिंग जो हो रही है आपकी पूरी बॉडी में, आपके पूरे ऑर्गन्स में जो भी लेयरिंग हो रही है वो सारा एपिथेलियल टिश्यू में आता है। सबसे कॉमन टाइप कार्सिनोमा ही है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे कॉमन टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है तो कार्सिनोमा है, ठीक है। तो किसको अफेक्ट करेगा ये? स्किन में, स्किन कैंसर है, लंग्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये सारे के सारे कैंसर कार्सिनोमा में आते हैं। फिर आता है सार्कोमा। सार्कोमा मतलब होता है जो आपके बोन्स को अफेक्ट करता है कैंसर, या आपके मसल्स को अफेक्ट करता है, या आपके कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे बोन्स से बोन्स को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है, या कार्टिलेज हो गया, या फिर आपका मसल से बोन को टेंडन जोड़ता है। तो लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, ये सारे जो हैं कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं, ये सारे सार्कोमा में आते हैं। फिर होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर में क्या होता है? देखो, नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं 10, उसकी रेंज होती है 4000 से लेकर 10,000 अप्रोक्सीमेटली। तो ब्लड कैंसर में क्या होगा? ये वाइट ब्लड सेल्स है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब 2 लाख 10 लाख इतने पहुंच जाएंगे। नॉर्मल कितने होते हैं? 4000 से 10,000। लेकिन कैंसर वाले केस में, ब्लड कैंसर के केस में, जो आपका वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 2 लाख या 10 लाख हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो प्लेटलेट्स और आपके रेड ब्लड सेल्स हैं ये बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। और WBC, इनका मेन काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम है, बॉडी में फाइट करने के लिए बने हुए हैं, इन्फेक्शन फाइट करने के लिए। तो ये अपनी जो नॉर्मल एबिलिटी है उसको भी खो देते हैं, ठीक है। तो WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और RBC और प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक आपको ओवरव्यू दिया, तो ठीक है, ये ब्लड कैंसर है। फिर लिम्फोमास कौन से होते हैं? जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, नाम समझ में आ रहा है। अब फाइनली हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। पहला ट्रीटमेंट तो है सर्जरी, ठीक है भाई। यहाँ पे कैंसर हो गया, यहाँ कैंसर हो गया, देखा होगा आपने, काफ़ी टोबैको के उस पर बने होते हैं, टोबैको कॉजेस कैंसर। तंबाकू खाते हैं लोग तो उसमें बना होता है। तंबाकू जो लोग खाते हैं कि इस तरह से बना होगा, पूरा ये हिस्सा कटा होता है उनका, पिक्चर आपने देखी होगी, तो उसमें ये वाला हिस्सा उनका कटा होता है तंबाकू के उस पर, रैपर के ऊपर, ठीक है। तो क्या है वो? सर्जरी की हुई है। वो कैंसर अगर आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर आपको कैंसर यहाँ अफेक्ट कर गया, पूरा आपका ये डैमेज हो गया, तो सर्जरी के थ्रू उसको निकाल देंगे, ठीक है ना। तो मोस्टली आपने देखा होगा जो टोबैको खाते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, उनको हो जाता है, माउथ कैंसर बहुत होता है। और उस केस में आप देखोगे उनका ये पूरा हिस्सा सर्जरी से हटा देते हैं, पूरा ऐसा कट जाता है पूरा, ठीक है। तो बड़ा खराब सा लगता है देखने में, आपने देखा होगा टोबैको के रैपर बना होता है, देखना। सर्जरी में हम क्या कर रहे हैं? जिस हिस्से में हुआ है उस हिस्से को ही निकाल दिया हमने, लेकिन उसका फिर क्या नुकसान भी है भाई। आपके यहाँ पे हुआ पूरे में और आपने पूरा यही निकाल दिया, तो ये इसका बहुत काम था ना, पूरा टिश्यू निकल गया आपका, तो आपकी फंक्शनिंग, जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी वो तो अफेक्ट हो ही जाएगी। यहाँ हुआ आपने पूरा यही निकाल दिया, जबड़ा ही निकाल दिया, तो खाने पीने में प्रॉब्लम होगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे कि इनको जैसे टोबैको खाने से माउथ कैंसर हो जाता है, तो क्या होता है कि जब वो निकाल देते हैं, ये हिस्सा निकल जाता है सर्जरी के बाद, तो उन्हें खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है, उन्हें लिक्विड डाइट पे आना पड़ता है। तो जब भी सर्जरी के थ्रू कोई भी हिस्सा हटेगा ना, तो फिर बाद में नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो ये हो गया। फिर है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? एक्सरे का यूज़ भी होता है, गामा रेस का भी यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे इतने हिस्से में कैंसर है, मान लो यहाँ है कैंसर, तो इतने हिस्से में रेज मारेंगे पावरफुल
एक्सरे मारेंगे या गामा रेज मारेंगे, बाकी हिस्से को कवर कर लेंगे। तो ये वाला हिस्सा मेरा जहां पे कैंसर है उस पर रेज मार के सारे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो बाकी वाले हिस्से हैं मेरे, इनको बचा लेंगे, इनको होगा नहीं कुछ। लेकिन 100% तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो आता ही है, असर आता है, नुकसान होता ही है, बट ऑप्शन नहीं है, करना पड़ता है। ठीक है, इससे पहले कि कैंसर फैल जाए और नुकसान कर दे। तो रेडिएशन के थ्रू होता है, रेडिएशन हम एक्सरे और गामा रेज का यूज होता है। ठीक है, रेडिएशन मारते हैं। कीमोथेरेपी क्या है? कीमो का वर्ड ही होता है मेडिसिन, ये मेडिसिन होती है। ठीक है, जैसे आप मेडिसिन खाओगे, अब वो मेडिसिन पूरी बॉडी में जाएगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, सर्जरी और रेडिएशन ये लोकलाइज थेरेपी है। लोकलाइज थेरेपी मतलब जैसे यहाँ पे अगर मुझे कैंसर था तो खाली इस एरिया को अफेक्ट कर रही है। लेकिन कीमोथेरेपी में क्या होता है, जैसे मैंने कीमोथेरेपी दवाई है, दवाई खाई तो दवाई ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगी। तो ये क्या है, ये पूरी बॉडी को असर करेगा। ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये खाली लोकल अफेक्ट करेगा, जहां पे है खाली वहीं अफेक्ट करेगा। तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स तो सबके ही हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या है? हेयर लॉस, बाल उड़ जाते हैं, आपने देखा होगा कैंसर पेशेंट्स के बाल उड़ जाते हैं, और खून की कमी हो जाती है, आरबीसी काउंट कम हो जाता है, खून की कमी होती है, एनीमिया बोलते हैं इसको। ठीक है, अब फिर आता है इम्यूनोथेरेपी, लास्ट। इम्यूनोथेरेपी क्या है? देखो नॉर्मली क्या होता है, आपके इम्यून सेल क्या करते हैं, जैसे इम्यून सेल को अगर लग रहा है कि कोई सेल का डीएनए खराब हो रहा है, मैंने बोला था ना कैंसर में क्या होता है, डीएनए इफेक्ट हो जाता है, डीएनए खराब हो जाता है, आपका चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर नॉर्मली इम्यून सेल जब देखता है ना कुछ डीएनए खराब हो रहा है या कुछ सेल में कुछ गड़बड़ आ रही है, इम्यून सेल उस सेल की डेथ कर देता है, वो सेल मर जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल केस में अगर सेल गड़बड़ कर रहा है तो सेल मर जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब कैंसर हो जाता है, ठीक है, हर केस में तो कैंसर नहीं होता हर आदमी को, जब कैंसर होता है तो कैंसर ना बड़ा चालाक है, इम्यून सेल ना उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और इतने पावरफुल नहीं हो पाते कि इसको मार पाए। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, और उसको फिर अगर डिटेक्ट कर भी लें तो कभी कभी कैंसर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इम्यून सेल्स सारे मिलकर भी इसको नहीं मार पाते। तो इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, नॉर्मल केस में अगर आपको कैंसर नहीं है, नॉर्मल केस में अगर डीएनए डैमेज हो रहा है तो इम्यून सेल उसको मार देगा। अगर डीएनए डैमेज हो रहा है और उसको लग रहा है कैंसरस बन सकता है तो इम्यून सेल उसे मार देता है। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है, इम्यून सेल डिटेक्ट नहीं कर पाता, या फिर इम्यून सेल इतना पावरफुल नहीं होता कैंसर सेल को मार सके। तो हम इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, इम्यून जो सेल है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, उसकी पावर बढ़ा देंगे। ये कैंसर सेल है, ये इम्यून सेल है, तो हम इम्यून सेल को ना पावर बढ़ा देंगे, इतनी पावर बढ़ा देंगे कि फिर ये कैंसर सेल को मार लेगा आराम से। ठीक है, तो इम्यूनोथेरेपी में क्या है, हम आपके इम्यून सिस्टम की पावर बढ़ा रहे हैं ताकि ये कैंसर सेल को मार दे। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट है अल्फा इंटरफेरॉन, ये भी आपके इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। देखो क्या हो रहा है इसमें, नॉर्मली क्या होता है, ये मिटा देता हूं अब, ये आप सबने देख लिया होगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये जैसे आपका सेल है, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, ये आ सकता है एग्जाम में। ये नॉर्मल सेल है और ये आपका इम्यून सेल है, मान लो WBC है। तो नॉर्मल सेल इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है खुद, अल्फा इंटरफेरॉन कई तरह के होते हैं, और बीटा इंटरफेरॉन। अब मान लो इस सेल पे किसी वायरस ने अटैक कर दिया, तो जैसे ही कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, या मान लो अब ये मानो आप वायरस अटैक कर रहा है, जैसे ही वायरस अटैक करेगा ना तो ये सेल क्या करेगा, अल्फा इंटरफेरॉन और बीटा इंटरफेरॉन, ये प्रोटीन्स हैं, क्या ये प्रोटीन्स है, ये रिलीज कर देगा, ये सेल रिलीज करेगा और WBC को बताएगा कि भैया यहाँ पे वायरस ने अटैक